हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप दे सकते हैं सुबह 11 बजे आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। और गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह आर मिल पा रही है? थोड़ा सा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? जितने लोग यहाँ पर हैं सेशन को लाइक भी कर दें और शेयर की भी कर दें, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। बताइएगा कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो किससे चलता है, कौन से वेद से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है आपके यजुर्वेद से। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यजुर्वेद मूलतः देखा जाए ये कर्म कांड से संबंधित है। इसमें मूल रूप से देखा जाए यज्ञ हो गया, यज्ञ संबंधी विधि विधान हो गया, मंत्रों का उल्लेख, ये सब आपके मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। एक पॉइंट और भी होता है, ये जो आपका वेद है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा जो आपका यजुर्वेद है ये आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो आपका है ये आपका है क्या दोस्तों, यहाँ पर जो आप देना है। सभी को गुड मॉर्निंग भैया, सबको गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों बताइएगा कि यहाँ पर त्रिपिटक जो आपका है इनमें से है क्या, आपका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है। याद रखिएगा ये बौद्ध साहित्य है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर बौद्ध साहित्य, बिल्कुल आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों का जो संकलन मिलता है वो विनय पिटक, अदम्य पिटक और सूत्र पिटक मिलता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। बताइएगा कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए यहाँ पर भेजा था। दोस्तों आप कहेंगे 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख किससे संबंधित है। इलाहाबाद प्रशस्त अभिलेख जो आपका है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों 4 का ऑप्शन देना है, और 4 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। दोस्तों 5 का ऑप्शन देना है, और 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों देखा जाए ये युद्ध जो आपका है ना, इसे विन्नाहट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इस युद्ध में क्या हुआ था कि विजयनगर को पराजित करना होना पड़ा, अर्थात ये 1565 में ये युद्ध हुआ, ये आपके विजयनगर की समाप्ति का युद्ध था, अर्थात इसी युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहाँ पर 6 का ऑप्शन देना है, और 6 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है एम गांधी, है ना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों याद रखिए एक शब्द होता है कि भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन जब ऑप्शन में यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर हो और यूसुफ मेहर अली हो, तो आपको ऑप्शन पहले यूसुफ मेहर अली का नाम ही देना है, याद रखिएगा। जब दोनों ही ऑप्शन हो, है ना, तब आपको यूसुफ मेहर अली, क्यों सबसे पहले ये जो शब्द गढ़ा था वो यूसुफ मेहर अली ने ही गढ़ा था। तो जब भी कभी ऑप्शन में आ जाए गांधी जी और यूसुफ मेहर अली, तो मेहर अली पहले आप लगाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा, क्योंकि कंपटीशन इन छोटी छोटी बातों से ही होता है। किन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। यहाँ पर दोस्तों 7 को ऑप्शन देना है, और 7 का ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपकी 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच लंदन में हुआ था 1931 में, और इसमें से इन्होंने भाग लिया था, है ना। और वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो पहले आपके गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वहीं पर पूछे पूरे जो आपके तीनों गोल में सम्मेलन में हैं उनमें से भाग किसने लिया था, तो आपके VR अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोल में सम्मेलन। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं यहाँ से आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अभिनव भारत संगठन का गठन किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक गुप्त सभा थी, है ना, ये एक गुप्त संगठन था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1899 में, तब इसे मित्र मेला कहते थे। क्या बोलते थे? मित्र मेला के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1904 में दोस्तों क्या हुआ,
इसे अभिनव भारत नाम परिवर्तित कर दिया गया था। वीडी सावरकर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न से किसे फांसी नहीं हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भैया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हुई थी, लेकिन जो आपके दिए गए हैं बटुकेश्वर दत्त, है ना, बटुकेश्वर दत्त दोस्तों, इनको काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी की सजा मतलब हो गया अंडमान निकोबार में भेज देते थे, वहां पर आने का कोई तो ऑप्शन होता नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के कारण पहली बार गिरफ्तार हुए थे। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार दोस्तों याद रखिए ये आपके गिरफ्तार हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि जो आपके विनोबा भावे थे ये प्रथम सत्याग्रही थे, है ना, और आपके भू आंदोलन से जुड़े हुए थे, भू आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है। बताना है कि निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है, यहाँ पर 11 नंबर में। तो दोस्तों 11 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपका कोयना। कहाँ पर है? कोयना। अब ये कोयना जो आपका है महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर आपका है, एक बांध भी बना हुआ है और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर दोस्तों, 12 का ऑप्शन देना है। और 12 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा जयपुर में। कहाँ पर है? आपके जयपुर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम आपका है। मतलब दोस्तों देखा जाए भारतीय मानक समय जो आपका गया है ना, अर्थात जो गया कौन सा है, यहाँ पर भारत के बीचों बीच से 82.5 वाला गया है। और इस 82.5 के हिसाब से देखा जाए तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ये रीवा है। और रीवा जो आपका बसा है ये 81.19 अंश पूर्वी देशांतर पर है। अदर जो आपके कहीं ना कहीं दूर आपके हैं, है ना, तो इस रेखा के हिसाब से देखा जाता है, ये जो आपकी रेखा यहाँ पर आ रही है ये वाली रेखा, है ना, क्योंकि टाइम देखा गया है और मानक समय हम लोग इसी से लेते हैं, यही स्टैंडर्ड टाइम भी है। तो यहाँ पर रीवा आपका पास में पड़ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। दोस्तों बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, हमने आपको बताया था कि भैया बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनती है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की मिलती है। अर्थात आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका मणिपुर है तो मणिपुर का भैया दूर दूर तक रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अगर हम आपसे बोल देते हैं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ मणिपुर जरूर लग जाता जाके, ठीक है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती। अगर ये पूछ ले कि भैया मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय किसके साथ लगती है, तो मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय लगती है म्यांमार के साथ, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय पूछ लेगा तो म्यांमार के साथ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया जाता है। भारत को कितने प्राकृतिक विभागों में विभाजित किया जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने बताया था कि भैया जो आपका भारत में पर्वतीय क्षेत्र वाला है, फिर गंगा का मैदान मिल जाता है ना, फिर आपका दक्षिण प्रायद्वीप मिलता है, फिर इसका आपका यहाँ पर देखो द्वीप वगैरह हो गए ये, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के रहने वाले थे। चलिए बताना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये रहने वाले थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। लेकिन इन्होंने जो खेती वगैरह किया, अपना फॉर्म बनाया था, वो आपके मैक्सिको बनाया था, है ना। अगर आपसे पूछता है कि सर जी रहने वाला पूछे तो रहने वाले आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के, लेकिन इन्होंने जो प्रयोगशाला किया था, है ना, शोध किया था, वो आपके मैक्सिको में किया था, ठीक है ना। क्लियर है भैया, सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सभी को आ रहा है। और लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते रहिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखते चलिएगा, ठीक है ना, जय हिंद जरूर लिखते चलिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं और लगातार सभी लोग भाई सपोर्ट करते रहिए, है ना, आपका सपोर्ट ही मोटिवेट रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए बताइए, आपका जो आंसर है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। आप कहेंगे भारत की बात किया है और भारत तो हमेशा नंबर 1 में ही रहता है, मतलब ऑप्शन दोस्तों आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या होता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप पूछा गया 18 नंबर में।
तो दोस्तों 18 की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर बेरोजगारी होती है जिसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, है ना। मतलब दोस्तों इसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें श्रमिक आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहे होते हैं। क्या? जिसमें श्रमिक जो होते हैं और आवश्यकता से अधिक कार्य कर रहे होते हैं, इसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। उदाहरण का देखा जाए तो आपका कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। कृषि में लोगों को जरूरत होती है 3 लोगों को, तो चले जाते हैं 5 लोग, तो थोड़ा बतियाते रहते हैं, आराम आराम से करते रहते हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था इनमें से कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ये है आपका यूटीआई। यूटीआई की अगर बात करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर होता है भारत यूनिट ट्रस्ट। इसकी शुरुआत भारत में 1963 में कब की गई थी? 1963 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और अभी भी भारत का एक अग्रणी म्यूचुअल फंड संस्था आपकी यही मानी भी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिकार कब खत्म किया गया था। लाजवाब क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में पूछा गया है ना। दोस्तों भारत में जो औद्योगिक नीति है ना, ये दोस्तों आपकी आई थी 1991 में। अर्थात हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा 1991, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि भैया जो औद्योगिक लाइसेंस है ना, वो आपकी वर्तमान में 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य है, जैसे शराब है, सिगरेट है, खतरनाक रसायन है, सुरक्षा सामान है, औद्योगिक विस्फोटक आपके हैं, इनके लाइसेंस लेना आवश्यक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे दोस्तों आपके कौन कौन थे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, यहाँ पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 2 ही लोग थे और इनमें से और कोई नहीं थे, है ना जवाहरलाल, ना गांधी जी और ना सरदार पटेल। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और इसमें सदस्य कितने थे, तो आपके प्रारूप समिति में सदस्य 7 थे, जिसमें से आपके अंबेडकर जी आपके क्या थे, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि संविधान के 26 नवंबर संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। मतलब ये कह रहा है जब संविधान लागू हुआ है ना, यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हुआ था, मतलब बनकर तैयार हो गया था। जब बनकर तैयार हुआ तो पूरी तरीके से तो लागू नहीं किया गया था, लेकिन कुछ आपके आर्टिकल लगभग 15-16 आर्टिकल थे जिनको लागू किया गया था। तो इनमें से दोस्तों आपके कौन कौन से अधिकार थे जो आपके लागू किए गए थे, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके नागरिकता के प्रावधान ये भी लागू किए गए थे, चुनाव संबंधी प्रावधान ये भी लागू किए गए थे और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान ये भी लागू किए गए थे। कुल मिला के इन चीजों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। बचे हुए जितना भी आपका था वो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित संख्या क्या है। बताइएगा राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या इनमें से पूछा गया है। आपका 23 नंबर का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, अधिकतम यहाँ पर 500। कितनी? अधिकतम 500 दोस्तों, याद रखिए अधिकतम जो आपकी संख्या 500 और अगर न्यूनतम पूछ लेता है तो 60, है ना। कम से कम जो आपकी 60 होती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। लेकिन कुछ आपके ऐसे भी आपके राज्य हैं जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, गोवा है, पुदुचेरी है ना। यहाँ की विधानसभा में भैया कह सकते हैं कि सिक्किम में 32 हैं, मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 हैं, है ना। कहीं ऐसे भी आपके हैं, लेकिन जो प्रावधान है उसके अनुसार यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा अगर पूछें कि सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, तो पुदुचेरी है, वहाँ पर 30 सीटें हैं। कितनी? 30 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा आपके पूछे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न से किस अनुसूची में मिलता है। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का जो उल्लेख मिलता है किस अनुसूची में मिलता है, 24 नंबर में। और 24 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 24 को ऑप्शन देना है और आपका जवाब बी हो जाएगा, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में। किस में मिलता है? 7वीं अनुसूची में मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान में जो आपकी शामिल है वो आपके क्या क्या शामिल हैं। देखिए 25 नंबर में आप कहेंगे सर 395 अनुच्छेद हैं,
22 भाग है और 25 अनुसूचियां, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा और आपको इसी के अनुसार देना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जंग रहित लोहा बनाने में उपयोगी धातु क्या होती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप जाते हैं ना कुछ सामान लेने, जैसे जो छत की रेलिंग होती है, तो कहते हैं भाई साहब इसको ले जाइए, इसमें जंग नहीं लगेगी। तो इसका मतलब है कि उसको बनाने में क्या चीज़ उपयोग किया गया होगा। यहाँ पर उसको बनाने में क्या उपयोग किया गया होगा दोस्तों 26 नंबर में, तो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर है, क्रोमियम का प्रयोग कर देते हैं। किसका? क्रोमियम का प्रयोग कर देने से उसमें जंग नहीं लगती है दोस्तों, याद रखिएगा ना, जंग से सुरक्षित रहती है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिट्स कैंकर रोग जो होता है ना, यहाँ पर सिट्स कैंकर रोग होता है, ये किससे होता है? तो ये होता है आपके नींबू से। किससे होता है? नींबू से। तो ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अब अगर पूछे भैया सेब से कौन सा रोग हो जाता है, तो सेब से रोग हो जाता है अग्निर्जा रोग। कौन? अग्नि, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अग्नि निर्जा रोग होता है। ये रोग होता है आपके किससे? सेब से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आलू से भी रोग हो जाता है, आलू से हो जाता है सफेद रतुआ रोग। कौन? सफेद रतुआ रोग हो जाता है, याद रखिएगा, सफेद रतुआ रोग हो जाता है इससे। और यहाँ पर दोस्तों सॉरी, यहाँ पर सरसों से होता है, ये सरसों से है, ठीक है, सरसों से होता है सफेद रतुआ, और आलू से होता है झुलसा। आलू से होता है झुलसा हो जाता है, आलू से झुलसा हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि किस प्रकार के वनों को पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में आपके वन जो होंगे वो कैसे वन होंगे, आपको जवाब देना है। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, हम समझेंगे कि आप ज्योग्राफी में पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। आप अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है, आप 100% सही जवाब दे सकते हैं। आपको बस इस क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के देना है। और जिन लोगों ने इसका जवाब दिया तो समझोगे, हम समझेंगे नहीं कि आपको बिल्कुल सही जवाब, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ज्योग्राफी आपको आती है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है मरुस्थली, और फिर दिया है टेंगा, फिर टुंड्रा, फिर आपका उष्णकटिबंधीय। मतलब दोस्तों ऑप्शन आपका जिन लोगों ने दिया है बिल्कुल राजा बाबू हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाए उष्णकटिबंधीय वन, क्योंकि आपको मालूम है कि फेफड़े के रूप में जाना जाता है कहाँ पर है, तो भैया अमेजन के वन। कौन है? अमेजन के वन। और जो अमेजन के जंगल हैं वो भैया मरुस्थल में तो है नहीं है, वहाँ तो पानी पानी रहता है, टेंगा भी नहीं होगा, ना ही टुंड्रा होगा। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उष्ण रहता है, गर्म रहती है, और हमेशा बारिश भी होती है ना, कहीं कहीं तो डेली 4 बजे बारिश होती रहती है। तो दोस्तों ये होता है उष्णकटिबंधीय वन। क्लियर हो गया है? आ गया समझ में? और हमें ये भी समझ में आ गया कि नहीं, आप राजा बाबू हो, आप लोगों को पूरी तरीके से ज्योग्राफी आती है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, हाँ 20% ऑक्सीजन वहीं से मिलती है, इसलिए उन्हें फेफड़े के नाम से जानते हैं। चलिए, कह रहा है प्लेटलेट की कमी किस बीमारी में पाई जाती है। चलिए भैया, यहाँ पर 29 को ऑप्शन देना है, और कह रहा है कि प्लेटलेट्स की जो बीमारी होती है ना, प्लेटें जो आपकी होती घट जाती हैं, और ये घट जाती हैं भैया आपकी किस बीमारी में। तो भैया 29 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, अगर डेंगू हो जाता है तो, है ना, अगर डेंगू हो जाता है तो डेंगू की वजह से यहाँ पर प्लेटलेट्स जो आपकी होती हैं वो कम हो जाती हैं, इसीलिए कहा जाता है कीवी का फल खाइए, है ना। आपके जो पत्ता होता है किसका, पपीते का पत्ता का सेवन करने को बोलते हैं। बकरिया के दूध को पीने का सेवन करते हैं ना, बोलते हैं, गांव में होता है, वैसे डॉक्टर कहते भी होंगे, हर एक को पता होगा। ये 3 दवाइयाँ सबसे पहले होता है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, एक तो फल आता है कीवी फल, है ना, कीवी तो होता है ना, और दूसरा होता है बकरी का दूध, है ना, बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध, और तीसरा आपका होता है यहाँ पर जो पपीता के पत्ते होते हैं ना, पपीते का जो पत्ता होता है उसको यहाँ पर कह सकते हैं पीसकर उसका रस निकाल कर पिया जाता है। इससे आपकी प्लेटलेट्स जो आपकी होती हैं सब कवर हो जाती हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत बताइएगा, क्या बताइएगा, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, रक्त में प्लाज्मा की जो परसेंटेज होता है इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है 30 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जवाब इनमें से हो जाएगा कि रक्त में प्लाज्मा होता है 60%। कितना होता है? 60% होता है। और वहीं पर जो WBC होते हैं और RBC होते हैं ये आपकी 40% होती हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मृगधर शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है। आपसे कह रहा है मृगधर जो आपका शब्द दिया गया है इसका पूछा गया है पर्यायवाची, और पर्यायवाची पूछ लिया है तो आपका आंसर भी यहाँ पर राइट होना चाहिए। क्यों भैया, यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 56 नंबर में, वो आपका मृगधर, हिरण को मत लगाइएगा, मृगधर कहा जाता है आपके चंद्रमा को, और चंद्रमा जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, है ना। वहीं पर दोस्तों मयूर मोर का होता है और सिंह शेर का होता है ना, शिव भगवान जी को कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। 57 नंबर में आपको जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर दिया है वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है, गलती तो हमको यहीं से नजर आ रही है। क्यों भाई, गलती तो देखा जाए आपको यहीं से मिल रही है। वह दंड के योग्य है, आप ऐसे कर देते बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दंड तो दिया ही जाता है, तो ये शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं थी आपकी, है ना। तो गड़बड़ी हो गई आपकी, ये नंबर पे हो गई है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको कौन सा होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर आइए 58 नंबर में कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कटोरी है क्या, अध्यापक है, सुनार है, या यहाँ पर लेखक है। ये जूम ज्यादा है, ये जूम कम है, ऑल सेलेक्ट करना है। दोस्तों 58 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है 58 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि कटोरी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द आपका है ना। ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। सर जी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या गुड़ 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 कर दे। अरे ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना वो देखो छोटा शब्दों में है और ये थोड़े बड़े हैं, तो भैया इसमें से क्या है पूरे पूरे होना चाहिए तब थोड़ा अच्छा आता है ना, ये बोल रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर जवाब देना है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मरे जाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा 59 में। तो 59 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। याद रखिए सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। याद रखिएगा अगर बड़े काम करना है तो आपको बड़े काम करना पड़ेगा, मतलब आपको साधन की जरूरत होती है और चीज होना चाहिए भैया, है ना। हम कहते हैं सभी मिस्त्री होते हैं, सब लोग काम कर लेंगे, लेकिन उनके पास वो औजार होने जरूरी होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न शब्दों में से श्रम सूत्र भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। श्याम और श्याम, इनमें से बताइए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो सकता है। श्याम और श्याम पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा, भाई फटाफट जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा, भैया थोड़ा सोच के जवाब देना तभी आपका आंसर राइट हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर दोस्तों बी फॉर बिल्कुल सही है, बी फॉर वेस्ट है। यहाँ पर देखो श्याम आपका मालूम है म्यांमार का भी है और आपका श्याम दोस्तों श्री भगवान का है, अर्थात श्री कृष्ण जी का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। श्याम किसे कहते हैं भाई, श्याम किसका पुराना नाम है, थाईलैंड का है क्या भाई, बताइए। श्याम किसका पुराना नाम है, थाईलैंड का है ना। श्याम जो आपका है ये पुराना नाम आपके थाईलैंड का प्राचीन नाम था श्याम दोस्तों, है ना, या श्याम देश कहते थे उसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपकी की जाती है। अब आप कहेंगे सर राज्यपाल की जो नियुक्ति है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, 81 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। यहाँ पर 81 का ऑप्शन बनेगा 155, क्या बनेगा 155 बनेगा। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि अच्छा नियुक्ति की बात कह रहा है ना, क्या बात कह रहा है आपसे, नियुक्ति की बात कर रहा है, तो आपका अनुच्छेद 155 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि जो राज्यपाल होता है उसके पद के लिए आवश्यकता जो होती है पात्र, वो आपके 175 से 158 तक आपका है। मंत्रिपरिषद की राज्यपाल को सलाह देना होगा, ये 163 में होता है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहाँ थे, बताना है कहाँ है। चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे 82 नंबर में। तो दोस्तों 82 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वहीं पर दोस्तों आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपके प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो जो बलदेव थे ये प्रथम रक्षा मंत्री थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, ये क्या थे, तो आपके प्रथम विदेश मंत्री थे। यहाँ पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था। नहीं पड़ेगा चलिए देखो दिया गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक जो जीता था ये कब जीता था, 83 नंबर में। देखिए 83 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सन 1928 में। कब, सन 1928 में ओलंपिक में हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक जीता गया था। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ए नंबर से, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा
यहाँ पर निशानेबाजी में, व्यक्तिगत तौर पर निशानेबाजी में प्रथम स्वर्ण पदक जीता गया था 2008 में, है ना। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने हासिल किया था स्वर्ण पदक, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी जाती है। दोस्तों मतलब जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें फोकस किया गया था आपके दोस्तों कृषि का रीढ़ कहे जाने वाली, अर्थात भारत की रीढ़ कहे जाने वाली कृषि। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ए। मतलब यहाँ पर दोस्तों याद रखिए, बी देखो यहाँ पर आ गया है, याद रखिए कृषि को आपको है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में फोकस किया गया था। वहीं पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो फोकस किया गया था कारखानों पर किया गया था, कारखाने वगैरह थे आपकी, है ना, फैक्ट्री पर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। बताइएगा कि वैदिक धातु का प्रयोग, मतलब वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा तांबे का प्रयोग किया गया था। किसके? तांबे का प्रयोग, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भैया वैदिक लोग जो थे उन्होंने तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। भैया आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी करता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं। भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जवाब क्या होगा 87 नंबर में। चलिए आज भैया वीडियो में लाइक की संख्या कम है आप लोगों के हिसाब से, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं उस हिसाब से वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम लग रही है ना। तो एक बार जितने भी यहाँ पर शेर शेरनी अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं या जिन लोगों ने भूल गए हैं, है ना, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे क्लास में। दोस्तों बताइए भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं। दोस्तों लगभग सभी का जवाब आ गया है, ये है भैया आपके नागार्जुन, है ना। नागार्जुन जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। आपसे कह रहा है क्या, यहां पर दिया गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, बताना है। चलिए बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 88 नंबर में। जल्दी से बताइए, गलती नहीं होना चाहिए। हमने बताया पारादीप तो आपको आना ही आना चाहिए, यह है आपका उड़ीसा, है ना, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, है ना। आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर में आपका निकोबार, मतलब पोर्ट ब्लेयर जो आपका अंडमान निकोबार में है। पश्चिम बंगाल में आपका कौन है, कोलकाता है। और तमिलनाडु में है इन्नौर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, यहां पर जवाब देना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। क्या जवाब देंगे। तो भैया यहां पर पहले क्या था, पहले आपकी गोंड जनजाति थी, लेकिन 2011 की जनगणना हुई थी उसमें आपकी भील जनजाति आपकी ज्यादा थी दोस्तों। ठीक है ना, गोंड जनजाति जो आपकी थी वो आपकी थी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी भील जनजाति, क्योंकि ये जो आपकी भील जनजाति महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि भैया मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तब आप कहते गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और इस क्वेश्चन में आपको अपवाद मिलेगा दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन में आप अपवाद मिलेगा, बहुत जगह आप देखेंगे, तब आपको इसका वास्तविकता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा 90 नंबर में। और 90 का जवाब दोस्तों यहां पर लगभग सबका सही आ गया है ना। और ताली बजाने वाला समय आ गया है, क्योंकि आप सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, यहां दिया गया है। कह रहा है भारत के जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं, क्या है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय ध्वज तो तिरंगा है ना। राष्ट्रीय गान क्या है, तो आप जनगण मनगण कहेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, संवत हो जाएगा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया है। ये देखो हम इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ आता है आपको। अब आपको सुनना है, बस वीडियो को लाइक करना है बैठे बैठे और आपको सुनना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। लेकिन लोग खाते नहीं जलेबी ज्यादा। आज के नए लड़के कालाजाम रसगुल्ला खाना पसंद करते हैं, जलेबी नहीं खाना पसंद करते हैं। जबकि आपके राष्ट्रीय जो मिठाई है वो जलेबी है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर है राष्ट्रीय पक्षी, और राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीय योजना क्या है, तो राष्ट्रीय योजना आपकी पंचवर्षीय योजना है। राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष है।
राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। अगला राष्ट्रीय पर्व आपकी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और आपका गांधी जयंती, ये राष्ट्रीय पर्व आपके हैं। और अगला दिया गया है राष्ट्रीय राज्य चिन्ह। दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह अशोक हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय नारा क्या है? तो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपके हॉकी है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपका कमल है ना। राष्ट्रीय यंत्र पूछे, क्या? राष्ट्रीय यंत्र, तो राष्ट्रीय यंत्र क्या है? ओएम, ठीक है ना। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? तो गीता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र दिया है। और राष्ट्रीय विदेश नीति है ना, राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? तो गुट निरपेक्षता है। और विरासत, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो हाथी है। जितने भी राष्ट्रीय थे वो सब कुछ हमने यहाँ पर आज पढ़ा दिया है ना। क्लियर है? तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।